अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से और ठीक होंगे। मेरे चैनल सच्ची कहानियाँ में खुशामदीद। आज की कहानी इंतहाई खौफनाक है, लेकिन इससे पहले कि मैं आज की कहानी शुरू करूँ, आप सबसे एक गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको मेरी कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। और इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय से लाजमी आगाह किया कीजिए कि आपको मेरी कहानियां कैसी लगती हैं। तो चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। मुझे बचपन से ही डॉक्टर बनने का बहुत शौक था, लिहाजा मैंने बहुत मेहनत की और आखिरकार मैं डॉक्टर बन गया। मैं और मेरी बहन, हम दो ही बहन भाई थे। मेरे अब्बू रेलवे में मुलाजमत करते थे और मेरी अम्मा स्कूल टीचर थी, लिहाजा हमें बड़ी मेहनत के साथ पढ़ाया गया। मेरी बहन बैंकर थी, उसे बैंक में जॉब करने का बहुत शौक था, लेकिन मुझे डॉक्टर बनने का बहुत शौक था। इसमें मेरे माँ बाप का पैसा तो बहुत लगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक डॉक्टर बन गया। लेकिन किस्मत खराब, मेरी ड्यूटी मुर्दा खाने में लग गई। शुरू में तो मुझे उनसे काफी खौफ आता था, लेकिन फिर मैं सोचने लगा कि जो इंसान इस दुनिया में ही नहीं, खाली जिस्म से डरने का क्या फायदा, ये तो बेवकूफ़ी है। और बाहर की भूत बलाओं पर मैं बिल्कुल भी यकीन नहीं रखता था। एक पढ़ा लिखा डॉक्टर होने की हैसियत से मुझे इस चीज़ पर यकीन था कि ऐसी कोई भी चीज़ इस दुनिया में नहीं है, और अगर है भी तो कम से कम हम इंसानों की आबादी के करीब तो बिल्कुल भी नहीं है। लिहाजा मैं बहुत मस्त होकर अपनी नौकरी कर रहा था। उस जब मैं बड़ी देर तक अपने तजर्बागाह में मुर्दों की चीड़ फाड़ में मसरूफ था, क्योंकि मैं मुख्तलिफ बीमारियों की जांच भी करता था और अक्सर जो लोग इस दुनिया में नहीं रहते थे उनके बॉडी ऑर्गन से इस तरह के तजर्बा आसानी से हो जाते हैं। ये गर्मियों के दिन थे और शदीद गर्मी थी, और वो रात भी बहुत गर्म थी और बेहद सुनसान। मैं इस वक्त हॉस्पिटल के मुर्दा खाने में मौजूद था। बाहर बहुत ज्यादा अंधेरा था, लेकिन थका हारा अपने काम में मसरूफ था। आज आसमान पर चांद भी कहीं नहीं था और जमीन पर भी किसी किस्म की कोई आवाज नहीं आ रही थी। रात के वक्त अमूमन अस्पतालों में भी सन्नाटा हो जाता है, और ख़ास तौर पर जिस तरफ मुर्दा खाना हो वहाँ तो कोई भूल कर भी आना पसंद नहीं करता। लेकिन कुछ मेरे जैसे पागल भी होते हैं जिनको जुनून की हद तक अपने काम से इश्क होता है। लिहाजा मैं रात के इस वक्त यहाँ अपनी ड्यूटी पर मौजूद था, और कुछ अपनी दिलचस्पी के बिना पर भी मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद था। दूर दूर तक तारीकी और वीरानी फैली हुई थी। मैं अपनी लाशों के कमरे में, जिसे मैं अपना ड्राइंग रूम कहा करता था, अपने असिस्टेंट के साथ एक दिलचस्प मुर्दे की पोस्टमार्टम में मशगूल था। मैं हमेशा रात के सुनसान घंटों में मुर्दों की चीड़फाड़ में मसरूफ रहा करता था। ये मेरा काम था। मेरा असिस्टेंट बेचारा बहुत तंग था, क्योंकि उसको डर लगा करता था, लेकिन मैं बहुत बेफिक्र होकर काम किया करता था। जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त नज़ले ज़ुकाम की एक बहुत खतरनाक वबा फैली हुई थी। हर बंदा इससे तंग था और हर किसी में ये दहशत थी। ऐसा लगता था कि इंसान सुबह जो घर से जा रहा है वापस न जाने कोई ऐसी बीमारी लेकर घर में ना आ जाए जिससे पूरा का पूरा घर ही मिट्टी हो जाए। सुबह जो आदमी हंसता बोलता तंदुरुस्त उठता, वो शाम तक कब्र की आगोश में जा लेटता। सुबह से शाम करना और रात से सुबह करना, जो ये शीर लाना था। मुझे हमेशा से मुर्दों की चीड़-फाड़ से काफ़ी दिलचस्पी रही थी। लिहाजा उस वक्त जो वबा फैली हुई थी, मैं उसके इलाज की तलाश में, और ये बीमारी किस तरह से एक इंसान पर, उसके ऑर्गन्स पर असर करती है, उसकी तलाश में मगन था। उस ज़माने में मुझे अपने तजर्बात के लिए बहुत ज़्यादा लाशें दस्तयाब हो रही थी। सामने तेज़ निश्तर और दूसरे औजार पड़े हुए थे। कमरा इस वक्त जरासीम कुछ दवाइयों की लपटों में था। कमरे के दरमियान ऐन बरकी चिराग के नीचे मेज़ पर एक लाश पड़ी हुई थी। मैं उसके चीरने में मसरूफ था और जिसमें इंसानी के एक एक चीज को उसी निगाह दिलचस्पी से देख रहा था जैसे कोई अपने किसी महबूब को देखा करता है, या किसी बहुत ही अच्छी किताब के दिल आवेज और आँख को पलट पलट कर निहायत गौर से महव होता है। ये रात वाकई बहुत ज्यादा गर्म थी और बाहर बेहद तपिश थी। मैं जिस खिड़की के पास खड़ा हुआ था वहां से बाहर बहुत खूबसूरत लॉन था।
जहाँ पर बहुत से फलों के दरख्त भी थे, लेकिन इस मनहूस अंधेरे की वजह से ये दरख्त भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूत प्रेत खड़े हैं। खैर, कमरे के अंदर तो हर तरफ गोश्त की बू फैली हुई थी। इस वजह से अंदर का माहौल कोई खासा खुशगवार नहीं था और तारीकी बार बार अपने पर फड़फड़ा रही थी, लिहाजा बाहर देखने पे भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। अक्सर कभी कभी दूर से कोई गिद्ध या उल्लू बैठा हुआ नजर आ जाता। शायद गोश्त की बू उन्हें बेताब कर रही थी और ये चीज़ मुझे बहुत बेकरार कर रही थी। मैं इंतहाई मसरूफ़ था और बार बार उन लोगों की आवाज़ें और उनके परों का फड़फड़ाना मुझे परेशान कर रहा था, मेरे काम में मुखल हो रहा था। मैंने बेजार होकर अपने असिस्टेंट से कहा कि मुनीर, दरीचा लगा दो, इस मनहूस मुर्दार खोर परिंदों ने नाक में दम कर रखा है। अभी मेरा जुमला खत्म भी ना हुआ था कि एक बड़ा सा उल्लू अपने बोझल परों से जैसे तारीकी में तैरता हुआ कमरे में न जाने कैसे घुस गया और मेरे सर के ऐन ऊपर दायरे की सूरत में घूमने लगा। मैं लाश पर झुका हुआ था। मैंने परेशान होकर सर ऊपर उठाया और निश्चर हाथ में रखकर एक वहशियाना अंदाज में हाथ हिलाने लगा, लेकिन उल्लू मेरे गुस्से और परेशानी से बेनियाज अपने तवाफ में मसरूफ था। वो शायद इस मुर्दे का कोई ऑर्गन उठाना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा किसी सूरत नहीं होने दे सकता था। मैं पहले जोर से चीखा कि कमबख्त, यहाँ से बाहर चले जाओ, तुम कैसे अंदर आ गए, मेरे काम में मुखल मत हो। मगर उस परिंदे पर तो जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। फिर तैश की एक लहर से मेरी कनपट्टियां गर्म हो गई। मैंने कहा, नहस परिंदे, ये इस तरह नहीं जाएगा। ये कहते हुए मैंने एक तेज चाकू उठाकर उसकी तरफ हवा में फेंका। इत्तेफाकन वो सीधा उसकी आंख में जा लगा और उल्लू की एक दिलसोज चीख के साथ फड़फड़ाकर दरीचे से वो फौरन बाहर निकल गया। रात की अतः गहराइयों में कहीं गुम हो गया। मैं सुबह तक अपने दिलचस्प काम में निहायत इत्मीनान से मसरूफ रहा। कोई 7 बजे के करीब मैं वहां से निकला। मैं बहुत ज्यादा थक चुका था। चाय की एक प्याली पी और उसके बाद अपनी गाड़ी में बैठकर घर की तरफ निकल पड़ा। घर जाते ही मैंने कमरा आराम के लिए खोला। उसके बाद मुझे कुछ खबर न रही, मैं कब का सो चुका था। दिन भर मैं सोता रहा। शाम के वक्त बेदारी की सरहद की मध्यम आवाजें ख्वाब की दुनिया में रफ्ता रफ्ता नफूस कर रही थी, तो अचानक मेरे फोन की घंटी बजी और वो इस जोर से बजी कि मैं एकदम हड़बड़ा कर उठ बैठा। मरीजों के टेलीफोन डॉक्टरों को दम नहीं लेने देते। मैं उनका आदी था, इसलिए इत्मीनान से सिगरेट का केस खोलकर सिगरेट जलाया और सिगरेट पीते हुए मैंने फोन रिसीव किया। डॉक्टर इमरान घर पर हैं? कोई साहब अजीब सी गोलमोल सी आवाज में पूछ रहे थे। यूं मालूम हो रहा था जैसे मुंह में डबल रोटी ठोंस रखी हो। जी, मैं डॉक्टर इमरान ही बोल रहा हूँ। सर, मैं मियानी कब्रिस्तान की पिछली वाली गली नंबर 9 से बात कर रही हूँ। आज रात तकरीबन 12 बजे के करीब एक मरीज यहाँ पर तशरीफ लाया है और वो बहुत ही ज़्यादा बेचैनी से आपका ही इंतज़ार कर रहा है और कह रहा है कि आपके अलावा किसी से इलाज नहीं कराएगा। प्लीज़ आप ज़रूर तशरीफ़ ले आइए। मैं परेशान हो गया। मैंने कहा, आप कौन बात कर रही हैं और कहाँ से बात कर रही हैं? उसने कहा, मैं बात कर नहीं रहा, बात कर रही हूँ। मैं खातून हूँ, बस आवाज़ ज़रा मोटी है। मैं शर्मिंदा सा हो गया। मैंने कहा, जी जी, मुझे माफ़ कीजिएगा, फ़ोन पर आपकी आवाज़ बिल्कुल मर्दाना लग रही थी। उसने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन मरीज़ आपसे मिलने के लिए बेकरार है। वो आपका बेचैनी से मुंतज़िर है। जैसे ही शाम में आप अपने क्लिनिक से फारिग हों, आप फ़ौरन इधर तशरीफ़ ले आइएगा, कब्रिस्तान के पीछे वाली गली नंबर 9। मैं परेशान हो गया। मैंने कहा, आप मरीज को इतना इंतजार क्यों करवा रहे हैं? उन्हें मेरे क्लिनिक ले आए। तो उस खातून ने कहा, नहीं, मरीज को आपको घर पर आकर ही चेक करना पड़ेगा। पता अपनी याददाश्त की किताब में लिख लीजिए, गली नंबर 9, कब्रिस्तान की पीछे वाली गली। मैं कुछ सोच कर बोला, मैं देख लूं कि मेरी आज की मसरूफियत क्या है, लेकिन फिर आवाज आई, आपको मिलना ही होगा, मरीज आपका मुंतजिर है, गली नंबर 9, कब्रिस्तान के पीछे वाली गली। और फिर टेलीफोन बंद हो गया। लामोहला मुझे अपनी याददाश्त में रात का अपॉइंटमेंट लिखना ही पड़ा। गर्मी के दिन थे, 7 तो बज ही रहे थे। रात होने में क्या ही देर थी। जल्दी जल्दी मैंने गुस्ल किया, कपड़े बदले। सुबह से भूखा था, इसीलिए एक तवील और मुफस्सिल खाना खाया और एक मज़ेदार सिगरेट होंठों में अटकाकर अपना बैग उठाया और एक किराए की छोटी सी गाड़ी में सवार हो गया और उसके बाद मैं अपने क्लिनिक पहुंच गया। 2 घंटे मैंने क्लिनिक में काम किया और उसके बाद जब मैं वहां से थक गया तो मुझे दोबारा घर की याद आई। मैं आज मुर्दा खाने नहीं जाना चाहता था, बस आराम करना चाहता था।
لیکن پھر مجھے اچانک سے یاد آیا، قبرستان کے پیچھے والی گلی نمبر 9۔ اپنے گارڈ سے پوچھنے لگا کہ مجھے اس پتے پر جانا ہے، ذرا بتاؤ گے کہ یہ میانی صاحب قبرستان کے پیچھے گلی نمبر 9 کس طرف ہے؟ تو میرے گارڈ نے کہا، حضور وہاں پر تو کوئی بھی نہیں رہتا، تقریباً 15 سال سے وہ گلی اسی طرح سنسان پڑی ہے، میرا گھر اس کے قریب ہی ہے۔ لیکن میں نے اس کی نہیں سنی اور میں نے کہا، تم پاگل ہو، مجھے وہیں سے ہی صبح فون آیا ہے، چلو میں اپنی گاڑی لے کر نہیں جانا چاہتا کیونکہ میرا ڈرائیو کرنے کا بالکل بھی موڈ نہیں ہے، مجھے کوئی ٹیکسی وغیرہ کروا دو۔ خیر میرے گارڈ نے ٹیکسی روکی اور میں ٹیکسی میں بیٹھ کر اس کو پتہ بتانے لگا۔ ٹیکسی ڈرائیور بھی بہت پریشان ہوا، ابھی وہ تھوڑا ہی آگے چلا تھا تو اس نے کہا کہ صاحب میں اس شہر کے چپے چپے سے واقف ہوں، یہ سڑک شہر سے بہت دور ندی کے کنارے جو قبرستان ہے اس سے لگی ہوئی ہے، پہلے تو وہاں اینٹوں کا ایک بھٹا بھی ہوتا تھا، مگر میرا خیال ہے کہ اب تو وہاں سے سب کچھ ہی اٹھ چکا ہے۔ یہ قبرستان بہت مشہور ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے والی گلیاں بالکل سنسان ہیں۔ میری عادت ان معاملات میں تھوڑی سخت تھی، مجھے اپنے معاملات میں کسی کی دخل اندازی پسند نہیں تھی۔ جب میں اس ٹیکسی ڈرائیور کو پتہ بتا چکا تھا تو پھر مجھے اس کی قیمتی رائے جاننے میں کوئی شوق نہیں تھا، لہٰذا میں نے اس کو اچانک کہا، احمق تمہیں اس سے کیا؟ جہاں میں نے کہا ہے تو مجھے وہاں لے چلو، بات ختم، اپنے قیمتی مشورے اپنے پاس رکھو۔ میں طبعاً تھوڑا سخت آدمی تھا۔ ڈرائیور نے فوراً کہا، بہت اچھا حضور، آپ کی مرضی، باتیں مت کرو، اپنا کام کرو، اور پھر وہ دوبارہ سے گاڑی چلانے لگا۔ گاڑی جب تک شہر کی سڑکوں پر سے گزرتی رہی، کبھی کبھی لوگوں کا ایک چپ چاپ ہجوم نظر آتا رہا جو جنازے لے کے شاید قبرستان کی طرف ہی جا رہا تھا۔ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ اس زمانے میں شہر میں بے پناہ نزلے اور زکام کی وبا پھوٹ چکی تھی، اسی لیے شہر کی گلیاں اور بازار وقت سے پہلے ہی سنسان ہو جاتے تھے، لوگ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے سے بھی کتراتے تھے۔ خیر خرید و فروخت پر بھی کافی حد تک پابندی لگ چکی تھی۔ سڑکوں پر یا تو وہ لوگ رات کے وقت نظر آتے تھے جو اپنے کسی مریض کے لیے دوا لینے کے لیے بھاگ رہے ہوتے تھے، یا وہ جو اپنے کسی رشتہ دار کی لاشیں اٹھائے جا رہے ہوتے تھے، ورنہ ہر طرف ایک دہشت ناک قسم کا سناٹا طاری تھا۔ رفتہ رفتہ گاڑی شہر سے تھوڑا باہر نکل گئی اور ایک اجاڑ سڑک پر چلنے لگی۔ ویسے تو اس سڑک پر عام دنوں میں بہت رونق ہوتی تھی، لیکن اب حالات ایسے تھے کہ یہاں پر صرف سناٹا تھا۔ رات گہری اور اندھیری ہوتی جا رہی تھی، وقت ہی ایسا خوفناک تھا، تقریباً رات کے 11:30 کا وقت ہو چکا تھا۔ اس خاتون نے مجھے 11 بجے آنے کا کہا تھا، لیکن میں اپنے کام میں مصروف ہونے کی وجہ سے ٹھیک ٹائم سے نکل نہیں سکا۔ ہر طرف ایک خوفناک سناٹا اور تنہائی بھائیں بھائیں کر رہی تھی، دور دور سے کتوں کے بھونکنے کی نحیف آوازیں آ رہی تھیں۔ سڑک کی خاموشی میں گھوڑے کے ٹاپوں کی آوازیں ایسے معلوم ہوتی جیسے کسی جن کی بارات میں ڈھول کی تھاپ پر لوگ رقص کر رہے ہیں۔ وہ رات میں نے اپنی گھڑی دیکھی، اس وقت 11:15 بجنے میں چند ہی منٹ باقی تھے۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا کہ تھوڑا تیز ڈرائیو کرو، میں ویسے بھی بہت تھک چکا تھا اور اس مریض کو دیکھ کر فوراً اپنے گھر واپس لوٹنا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہماری گاڑی ایک شکستہ پل پر سے نیچے اتری تو مجھے بڑا تعجب ہوا۔ کیا یہی اس قبرستان کی پچھلی گلی والا علاقہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ جی، ڈرائیور نے سرد مہری سے جواب دیا، وہ مجھ سے ویسے ہی چڑا ہوا تھا۔ یہاں تو زندگی کے آثار ہی نہیں، میں نے ہلکا سا کہا۔ تو ڈرائیور کہنے لگا، صاحب میں نے تو پہلے ہی عرض کر دیا تھا۔ اس نے دوبارہ سرد مہری سے کہا۔ مجھے غصہ آ گیا، اسی لیے میں نے روبدار آواز میں کہا، تم یہیں ٹھہرو، مشورے دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں اتر کر وہ مکان تلاش کرتا ہوں جہاں میرا مریض میرا انتظار کر رہا ہے۔ یہ کہہ کر میں گاڑی سے نکل پڑا اور ہاتھ میں بیگ لے کر سڑک کے کنارے کنارے گلی نمبر 9 کو ڈھونڈتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر گھورتا ہوا بہت دور تک چلا گیا۔ کچھ دیر بعد مڑ کر دیکھا تو اب گاڑی کی روشنیاں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ چاروں طرف دہشت ناک تاریکی کا ایک سیلاب لہریں مار رہا تھا۔ دل میں عجیب عجیب سے خیال آ رہے تھے۔ ایک دل کیا کہ مڑ کر بھاگ جاؤں کہ اچانک کسی انسان کے درد اور کرب سے کراہنے کی مدھم سی آواز آئی۔ میں رک گیا، یقین ہو گیا کہ یہاں کوئی بدنصیب آدمی موجود ہے جو میری مدد کا طالب ہے۔ دفتن دور سے ایک روشنی جھلملاتی ہوئی نظر آئی۔ میں تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ ایک ہی جست میں ادھر پہنچا۔ وہ ایک عجیب سا خوفناک سا مکان تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ مکان نہیں کوئی اجڑے ہوئے در و دیوار ہے۔ دروازے پر ایک ہلکا سا زیرو کا بلب لگا ہوا تھا جو ٹمٹما رہا تھا۔ قریب پہنچا تو دیکھا کہ
बोसीदा लकड़ी के दरवाजे में एक 100 साल की सफेद रंग बुढ़िया हाथ में एक टॉर्च लेके चुपचाप खड़ी है और मुंह पर इस कदर झुर्रियां हैं कि चेहरा तो नजर ही नहीं आ रहा। दांत गायब हैं और थोड़ी बाहर को निकली हुई है। मेरे दिल में एक अजीब किस्म का इस्तरार सा उतरने लगा। मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसे वो बोसीदा मकान कोई शिकस्ता और पुरानी कब्र है जिसमें ये बूढ़ी औरत मुर्दे की हैसियत में खड़ी है। वो टिमटिमाते हुए उस टॉर्च के शोले को टिकटिकी बांध कर घूर रही थी। यकलक बुढ़िया ने शोले पर से निगाह हटाई और पहली दफा मुझे देखा। उसके चेहरे पर शिद्दत, गुस्सा और नफरत की अलामतें नमूदार थी। जिंदगी में मैंने कभी खौफ का नाम भी न सुना था। साइंस और तिब में जो इंसान फंस कर रह जाए वो कभी खौफ और डर जैसे फजूल जज्बात से मुतारिफ नहीं होता। मगर उस रात उस बुढ़िया की गजबनाक निगाह ने मुझे थर्रा कर रख दिया। उसकी नजरों से नजरें बचाने के लिए मैंने अपनी निगाहें दोबारा टॉर्च की रोशनी की तरफ कर ली। गौर से देखा तो मालूम हुआ कि उसके हाथों के नाखून बहुत बड़े बड़े हैं और अजीब से हाथ हैं। इस उम्र में इस बुढ़िया को ये बड़े नाखून रखने का शौक कहाँ से पैदा हो गया? खैर, ये सब कुछ मुझे बहुत ही अजीब सा लगा, इसीलिए मैं भागने का इरादा करने लगा। मेरा दिल किया कि यहीं से पलट जाऊं, लेकिन करीब था मैं भाग भी जाता, मगर उसी पल बुढ़िया ने कहा, आप ही का तो इंतजार था डॉक्टर साहब, आप ही है ना? बुढ़िया के हलक में से आवाज निकलती देख मैं संभल गया। जरा से तवक्कुफ के बाद तरद्दुद से उसका बेरौनक चेहरा तकते हुए मैंने कदम अंदर रखा। घर क्या था, एक वीराना था। कहीं दरो दीवार गिर रही थी तो कहीं छतें गायब थी। चौखट पर घास तक उगी हुई थी। मैंने कहा, मरीज कहाँ है? बुढ़िया ने अपने पीछे चलने का इशारा किया। मेरे पीछे पीछे आ जाओ डॉक्टर साहब। अजीब मंजर था। काले रंग का लंबा कुर्ता पहने, सफेद बाल वो भी कमर से नीचे तक लटकाए, हाथ में टॉर्च पकड़े, इतने लंबे लंबे नाखून। बुढ़िया आगे आगे चली जा रही थी और मैं उसके पीछे पीछे जा रहा था। कहीं बगैर छत के कमरे के फर्श पर घास उगी हुई थी जो पाँव में उलझने लगी थी। कहीं बोसीदा खिड़की के दरवाजे कोहनियों से टकरा रहे थे और रात बेहद गर्म और निहायत वीरान थी। बेइंतहा हब्स महसूस हो रहा था। मैं वैसे ही डरा हुआ था। दिल कर रहा था कि इस बुढ़िया को आगे छोड़कर पीछे से निकलकर भाग जाऊं, लेकिन मेरा प्रोफेशन मुझे इस चीज की इजाजत नहीं दे रहा था। मैं एक डॉक्टर था और जबकि कराहने की आवाज मेरे कानों तक पहुंच रही थी तो फिर मैं उस मरीज को देखे बिना यहाँ से कैसे जा सकता था। आखिर वो कमरा आ गया जहाँ मुझे जाना था। यहाँ पहुंचकर बुढ़िया दरवाजे पर रुक गई और मुझे इशारा किया कि अंदर जाओ डॉक्टर साहब, और मैं दिल कड़ा करके अंदर चला गया। क्या देखता हूँ कि एक शिकस्ता चारपाई पर एक 100 साल का बूढ़ा पड़ा कर रहा है और उसकी दाईं आंख पर पट्टी बंधी हुई है। उसके कराहने की आवाज मुझे बाहर सड़क तक आ रही थी। मुझे इंतहाई हैरत हुई कि इतना अंदर कमरा और उसके कराहने की आवाज मुझे बाहर सड़क तक कैसे आ सकती है। दिल में कुछ बुरा होने की घंटियां बजने लगी। उसकी दूसरी आंख लहू की तरह सुर्ख हो रही थी और गौल बयाबानी की तरह चमक रही थी। वो मुझे टिकटिकी बांधे एक आंख से घूर रहा था। जिंदगी में पहली बार मैं सहम गया था। यही मरीज है? मैंने बुढ़िया को मुखातिब करके लरसते हुए लहजे में पूछा। हाँ, बुढ़िया ने किस कदर चीख कर जवाब दिया। इनकी आंख पर तो कोई जख्म है, क्या तकलीफ हुई है इन्हें? ये कहकर मैं मरीज पर झुका। दफतन बुढ़िया ने मुझे एकदम पीछे से नीचे पटक दिया। अपना खौफनाक काला कुर्ता समेट कर दोनों हाथ ऊपर उठा लिए और खून खार दरिंदे की तरह मुझ पर झपटी और मेरा गला दबाना शुरू कर दिया। गुस्से की शिद्दत में अल्फाज मुर्तइश होकर उसके गले से निकल रहे थे। सफाक बदमाश डॉक्टर, क्या तुझे याद नहीं कि ये जख्म किस तरह यहाँ लगा? एक रात पहले ही की तो बात है, तू भूल भी गया? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तूने अपने कमरे में चाकू इसीलिए तेज करके रखे हैं कि हम जैसे बूढ़े जानवरों की आंखें फोड़ सके? तू समझा कि तेरा कसूर माफ कर दिया जाएगा? ले, अब अपने किए की सजा पा। ये कहकर उसने एक तेज चाकू उठा लिया और मेरी आंख की तरफ झपटी, जैसे वो उसे फोड़ डालेगी। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। एक रात पहले तो एक बड़ा सा उल्लू वहां पर फड़फड़ा रहा था।
جس کی آنکھ میں میری پھینکی ہوئی چھری لگ گئی تھی، لیکن اس وقت تو یہاں پر ایک 100 سال سے بھی زیادہ بوڑھا لیٹا ہوا کرا رہا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان الو ہو یا ایک الو انسان ہو؟ یقیناً یہ کوئی غیر مرئی چیزیں تھیں۔ میں میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہونے کے بعد ان چیزوں پر بھروسہ بالکل بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن میں مجبور تھا۔ یہ میرا آنکھوں دیکھا سچ تھا۔ میں نے اس بڑھیا سے کہا، میں نہیں جانتا تھا کہ آپ لوگ کوئی اور مخلوق ہیں۔ تو بڑھیا نے آگے سے چیخ کر کہا، تو اگر ہم کوئی اور مخلوق نہ ہوتے تو کیا تیرا مارنا جائز تھا؟ کیا تجھے نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہاں پر وہ بھی اپنی خوراک کھانے کے لیے ہی آیا تھا؟ اگر تم لوگوں کو اتنی ہی تکلیف تھی تو اپنے دروازے کھڑکیاں بند کر کے رکھو تاکہ کوئی ان مردوں تک پہنچ نہ سکے، اور اگر تم کھلے میں ہمارا کھانا لگاؤ گے تو پھر ہمیں کھانے بھی نہیں دو گے، اور اڑانے کا یہ طریقہ تم نے بہتر سمجھا کہ میرے شوہر کی آنکھ ہی پھوڑ دی۔ اب تم یہاں سے زندہ نہیں جاؤ گے۔ اس کا شوہر بھی خوفناک طریقے سے ہنسنے لگا اور ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا اور مجھے پیچھے سے پکڑ لیا۔ تھوڑی دیر تک جو مجھے بوڑھا، بیمار اور لاغر لگ رہا تھا، اس وقت وہ ایک تندرست مرد کی طرح مجھے پیچھے سے دبوچے کھڑا تھا، اور وہ بڑھیا خوفناک قہقہے لگا رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ جب تک وہ میری دونوں آنکھیں پھوڑ نہیں دے گی مجھے یہاں سے جانے نہیں دے گی۔ لیکن میں انتہائی خوف اور کشمکش کی حالت میں اس وقت وہاں پر کھڑا کیا تھا بلکہ جکڑا ہوا تھا۔ میں نے ایک دم آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ شکر الحمدللہ کہ میرے دماغ نے کام کیا اور میرے حواس میرے قابو میں رہے۔ میں نے زور زور سے جیسے ہی آیت الکرسی پڑھی، وہ بوڑھیا اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر چیخنے لگی، بند کر دے اس کو پڑھنا۔ اور بوڑھے کی گرپ بھی میری کمر کے گرد ڈھیلی ہو گئی۔ میں مزید زور زور سے آیت الکرسی پڑھنے لگا اور آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے ہی وہاں سے بھاگ نکلا۔ جب سڑک تک پہنچا تو آگے سے وہ منحوس ڈرائیور بھی وہاں سے جا چکا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کس طرح سے بھاگتا ہوا شہر کے بالکل قریب پہنچا اور پھر وہاں پر گر گیا۔ جب آنکھ کھلی تو میں بھی ہاسپٹل میں تھا، اور شاید اتنے لوگوں میں پہلا انسان تھا جو بیماری کی وجہ سے نہیں، خوف کی وجہ سے ہسپتال میں تھا۔ بہت سے لوگوں نے مجھ سے وجہ پوچھی اور بہت سے لوگوں کو میں نے وجہ بتائی بھی کہ میرے ساتھ کل رات کیا خوفناک واقعہ پیش آیا، اور نہ جانے یہ معجزہ کیسے ہو گیا کہ میں ان غیر مرئی چیزوں کے ہاتھوں سے بچ نکلا۔ لیکن جس نے بھی میری بات سنی میرا مذاق ہی اڑایا۔ کسی نے بھی میری بات کا یقین نہیں کیا۔ بعض کہنے لگے کہ مجھے کوئی ذہنی عارضہ ہو گیا ہے، بعض کا خیال یہ تھا کہ لاشوں کی دن رات کی صحبت نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے۔ مگر میں جانتا ہوں یہ میری آپ بیتی ہے، اس کا ایک ایک لفظ سچ ہے۔ میں خدا کا بہت ہی شکر ادا کرتا ہوں جس کے پاک کلام کی وجہ سے میری بچت ہو گئی۔ شاید اگر اس وقت میں اپنے ہوشوں میں نہ ہوتا یا میں آیت الکرسی نہ پڑھتا تو آج کسی کو میری لاش تک کی بھی خبر نہ ملتی۔